एक छोटा सा आइलैंड है जो क्रिस्टल क्लियर रेड सी से घिरा हुआ है और जिसके नीचे एक बिल्कुल जिंदा अंडरवाटर वर्ल्ड है। जबरगढ़, जिसे सेंट जोन्स आइलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर ना के बराबर पेड़ हैं और ये ज्यादातर पेरिडोडाइट से बना है जो पेरिडोट से रिच होते हैं। और अब तुम गूगल करने जाओ, इससे पहले ही मैं बता दूं, पेरिडोट एक जेमस्टोन है जिसका निकनेम इवनिंग एमरल्ड है क्योंकि इसकी एक स्पार्कलिंग ग्रीन ह्यू होती है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि क्लियोपैट्रा खुद पेरिडोट को बहुत पसंद करती थी और वो लेडी वर्ल्ड का कोई भी ज्वेल अफोर्ड कर सकती थी। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पेरिडोट का फॉर्मेशन सी फ्लोर के स्प्रेडिंग प्रोसेस की वजह से होता है। जब अर्थ्स क्रस्ट एक दूसरे से अलग होने लगती है, तब नीचे के गहरे रॉक्स ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं। इसी प्रोसेस से ये ट्रेजर आइलैंड बना। अफ्रीकन और एशियाटिक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकरा गए और लोअर क्रस्ट के रॉक्स सी लेवल के ऊपर आ गए। पेरिडोट मीटियोराइट्स से भी आता है जो अर्थ पर क्रैश होते हैं, लेकिन ये काफी रेयर होता है। इस जेमस्टोन का कलर ब्राउनिश ग्रीन से लेकर येलोइश ग्रीन और प्योर ग्रीन तक वेरी करता है। ज्वेलरी में सबसे कॉमन शेड येलोइश ग्रीन होता है। ये कलर स्टोन में आयरन की अच्छी मात्रा की वजह से होता है। इस खूबसूरत जेमस्टोन के डिपॉजिट्स दुनिया भर में मिलते हैं, जैसे वियतनाम, एरिज़ोना, हवाई, टांजानिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नॉर्वे और फिर ऑफ कोर्स जबरगढ़। ये जगह इसलिए जियोलॉजिकली यूनिक है क्योंकि ये एक ऐसा आइलैंड है जो अपलिफ्टेड मैंटल से बना है। साथ ही ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे लंबा नोन सोर्स है पेरिडोट का। बहुत सेंचुरीज पहले कुछ लोग यहाँ सबसे पहले सिर्फ जेमस्टोन्स के लिए आए थे। फेमस रोमन फिलोसोफर प्लिनी द एल्डर ने अपनी राइटिंग्स में लिखा था कि 500 BCE के आसपास पायरेट्स ने जबरगढ़ के ट्रेजर्स डिस्कवर किए थे। ये ब्यूटीफुल ग्रीन स्टोन्स रोमन एम्पायर की क्वीन बेरेनाइस तक पहुंचे। ये जेम्स एंशिएंट ट्रेडिंग पोर्ट बेरेनाइक से आए थे, जो इजिप्ट के ईस्टर्न डेजर्ट के किनारे पर था। जब 6th सेंचुरी में ये शहर गिर गया, सारा काम बंद हो गया और आइलैंड अपने ट्रेजर्स के साथ सदियों तक अकेला खड़ा रहा। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने इस ग्रीन आइलैंड को रेड सी में दोबारा डिस्कवर किया और समझा कि यही वो आइलैंड है जिसका जिक्र प्लिनी द एल्डर ने किया था। 20th सेंचुरी में टर्की ने यहाँ पर थोड़ी बहुत माइनिंग की। सिर्फ 4 सालों में उन्होंने $2 मिलियन से ज्यादा के पेरिडोट कलेक्ट किए, जिन्हें कटिंग के लिए फ्रांस भेजा गया। आइलैंड पर काम करने की कंडीशंस किसी ट्रॉपिकल फेरी टेल जैसे नहीं थे। पीने का पानी नहीं था, इसलिए वर्कर्स को गैस पावर्ड वाटर कंडेंसर लगाना पड़ा। आज ये एरिया एल्बा नेशनल पार्क सिस्टम का हिस्सा है। आजकल लोग यहाँ ज्यादातर रीफ्स की अंडरवाटर ब्यूटी देखने आते हैं, लेकिन अगर आप पानी के ऊपर देखें तो आज भी कहीं-कहीं स्पार्कलिंग पेरिडोट मिल जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस आइलैंड आपके ट्रैवल लिस्ट में है तो ट्रिप स्मार्टली प्लान करिए। अगर आप अक्टूबर और नवंबर में वहां पहुंचे तो वेट सीजन शुरू हो जाता है और तब आप आइलैंड को वॉक करके अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। रेड क्रैब्स पूरे आइलैंड को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेते हैं और ये कोई सॉफ्ट ब्लैंकेट नहीं होती। 100 मिलियन से ज्यादा क्रैब्स एक मिशन पर निकलते हैं, जिंदा शोर तक पहुंचने का मिशन। ये उनकी लाइफ साइकिल का एक क्रूशियल फेज होता है। साल के ज्यादातर टाइम ये रेड क्रैब्स बरो और रॉक क्रेविसेस में रहते हैं। फ्रूट्स, बेरीज, गिरे हुए लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर उनका खाना होता है। लेकिन जैसे ही ड्राई सीजन खत्म होता है और मून एक स्ट्रेसफुल फेज में होता है, उन्हें पता चल जाता है कि जाने का टाइम आ गया है। कई दिनों के माइग्रेशन के बाद जब ये इंडियन ओशन के किनारे पहुंचते हैं तो डीप बरोज बनाते हैं, जहां फीमेल क्रैब्स अपने एग्स हैच करती हैं। बरोज बनाने के बाद मेल क्रैब्स वापस रेन फॉरेस्ट चले जाते हैं और फीमेल्स कम से कम 12 दिन बीच पर रुकती हैं। ये क्रैब्स मून को फॉलो करके सही टाइम चूज करती हैं ताकि माइल्ड टाइड उनके एग्स को समंदर में ले जा सके। जब एग्स हैच हो जाते हैं तो ये क्रैब्स
अपने बच्चों को वापस आइलैंड के अंदर ले जाती है और नेक्स्ट रेनी सीजन का इंतजार करती है और ऐसे सर्कल ऑफ लाइफ चलता रहता है। इस नेचुरल मैजिक को प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटीज क्रैब माइग्रेशन के दौरान रोड्स बंद कर देते हैं। जापान के आर्किपेलागो में एक नया आइलैंड ऐड हुआ है। नवंबर 2023 में दुनिया का न्यूएस्ट लैंडमास लिटरली सरफेस पर आ गया। ये अभी अननेम्ड आइलैंड लगभग 300 फीट डायमीटर का है। ये प्यूमिस और ऐश से बना है, जो एक अंडरवाटर वोल्केनो के इरप्शन से निकला था, जो अक्टूबर में शुरू हुआ था। अब वोल्केनिक एक्टिविटी काफी शांत हो चुकी है और वेव्स धीरे धीरे इस नए आइलैंड को इरोड कर रही हैं। क्योंकि लावा फ्लोज नहीं हुए जो सॉफ्ट वोल्केनिक डेब्री पर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव क्रस्ट बना सके, इस नए बने आइलैंड का फ्यूचर अनस्टेबल है। इससे पहले भी ऐसे शॉर्ट लिव्ड आइलैंड्स बने हैं जो कुछ टाइम बाद गायब हो गए, लेकिन 2021 में ऐसे ही बना एक आइलैंड आज भी दिखता है, तो हो सकता है ये नया आइलैंड भी सर्वाइव कर जाए। जापान के कलेक्शन में 100 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं, इसलिए ऐसे नए टेरिटरीज फ्यूचर में और भी बन सकते हैं। अगर आप लेक टिटिकाका के पास रहने वाले यूरोस लोगों से मिलो और उनसे पोस्टकार्ड भेजने के लिए उनके एड्रेस के बारे में पूछो, तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 500 साल पहले उनके एंसेस्टर्स ने इनकास से बचने के लिए एक जबरदस्त इन्वेंशन बनाई थी। उन्होंने टोटोरा रीड्स और रूट्स से फ्लोटिंग आइलैंड्स बना लिए, जिन्हें डेंजर के टाइम दूर ले जाया जा सकता था, यानी कि लेक में अंदर किसी सेफ जगह। टोटोरा प्लांट लोकल कम्युनिटीज के लिए बहुत यूजफुल है। ये वाटर रेजिस्टेंट होता है और बोट्स, रूफ्स, मैट्रेसेस सबके काम आता है। इस प्लांट के स्टेम्स एडिबल होते हैं और इस प्लांट के फ्लावर्स से टी बनती है। आज भी लगभग 120 फ्लोटिंग आइलैंड्स मौजूद हैं, जहां 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। एक आइलैंड पर 2 से 6 फैमिलीज शेयर करके रहती हैं। अब उन्हें इनकास का खतरा तो नहीं है, लेकिन आइलैंड्स को एक जगह पर स्टेबल रखना जरूरी है। हर 15 से 20 दिन में रीड्स डीके हो जाती हैं और रिप्लेस करनी पड़ती है। आइलैंड्स को ड्रिफ्ट होने से बचाने के लिए लोकल्स यूकेलिप्टस के पोल्स को एंकर्स की तरह यूज करते हैं और इससे आइलैंड्स सिक्योर हो जाते हैं। छोटे साइज के होने के बावजूद ये आइलैंड्स 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये लोग अपने कपड़े खुद बनाते हैं और काफी सुंदर आउटफिट्स डिजाइन करते हैं। सोलर पैनल से इन्हें इतनी पावर मिल जाती है कि लाइट और टीवी तक चल जाता है। मेन आइलैंड पर रेडियो स्टेशन भी है। टूरिज्म भी यहाँ का एक हिस्सा बन चुका है। आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करके ये फ्लोटिंग लाइफ खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। कुछ आइलैंड्स अचानक पैदा हो जाते हैं और कुछ बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक फेमस फैंटम आइलैंड है हाई ब्राजील, जो आयरलैंड के कोस्ट के पास माना जाता है। और हाँ, इसका ब्राजील कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। हाई आयरिश वर्ड आई से आया है, जिसका मतलब आइलैंड होता है, और ब्राजील रूट ब्री से आया है, जिसका मतलब माइटी या ब्यूटीफुल होता है, और इसने एक लोकल डिटी को भी नेम दिया था। ये छोटा सा मिस्ट कवर्ड आइलैंड पहली बार 1325 में मैप पर आया था, लेकिन बाद में कोई भी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म नहीं कर पाया। लेजेंड कहते हैं कि ये आइलैंड सिर्फ हर 7 साल में एक बार दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सीधे आइलैंड के थ्रू सेल कर गए बिना किसी लैंड से टकराए। कैप्टन जॉन निस्बेट ने क्लेम किया था कि उसने हाई ब्राजील देखा और अपनी क्रू के साथ वहां फंस भी गया। उसके अकॉर्डिंग आइलैंड पर एक कासल था और वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। वहां एक एंशिएंट ग्रे जेंटलमैन भी मिला, जिसने लाविश फीस्ट के दौरान आइलैंड की एंशिएंट कहानी बताई। 15th सेंचुरी के एंड में ब्रिस्टल से कई एक्सपीडिशंस निकली, लेकिन कोई भी आइलैंड नहीं ढूंढ पाया। 1865 में हाई ब्राजील को मैप से हटा दिया गया। हो सकता है हमें कभी पता ना चले कि ये आइलैंड था भी या नहीं, लेकिन कहानी बहुत खूबसूरत है।